नमस्कार, दनादन 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर शाहजहांपुर से, जहां स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। स्कूल वाहन के ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तिलावत पुलिस चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई है। आरोप स्कूल वाहन के ड्राइवर पर और उसके साथियों पर लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि स्कूल वाहन के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तिलावत पुलिस चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई है और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि स्कूल वाहन के ड्राइवर पर लगा है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूली छात्रा के साथ जघन्य वारदात अंजाम दी। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुनील हंचूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वारदात से जुड़ी हुई? आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? हाँ प्रशांत, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी अभी है उसमें जो छात्रा एक निजी स्कूल में पढ़ती थी और चूंकि नाबालिग छात्रा माइनर है ये, और स्कूल का जो एक वाहन है मैजिक वाहन, उसी के ड्राइवर ने अपने एक साथी के साथ पहले छात्रा को बहला फुसला के एक सोने मकान में ले गया, फिर बाकी साथियों को भी फोन करके बुलाया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद जो है जैसे ही दुष्कर्म पीड़िता छात्रा अपने घर पहुंची, परिजनों की मदद से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत इसमें जो संज्ञान लेते हुए संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें संभवतः आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी प्रशांत। बिल्कुल, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सुनील, बेहद हैरानी वाला मामला है। जिनके भरोसे छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी होती है घर से स्कूल, स्कूल से घर छोड़ने की, वही अगर इस वारदात को अंजाम दें तो सवाल न केवल आरोपियों पर बल्कि पूरे स्कूल प्रबंधन पर भी खड़ा होगा। सुनील, निश्चित तौर पर प्रशांत, अब जिस तरीके से तमाम तरीके की इस तरीके की जो घटनाएं दुष्कर्म के सामने आती है तो तमाम नियम बने हैं, तमाम सख्ती हुई है, तमाम गाइडलाइंस जारी हुई है, सिक्योरिटी के पर्पज से सारे गाइडलाइंस जारी हुए, उसके बावजूद भी अभी भी जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही है। ये पूरी घटना एक इंटीरियर क्षेत्र में हुई है। तिलावत करके एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, बड़ा सा, वहां पर एक निजी स्कूल संचालित होता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन को भी, जो उनके ड्राइवर रहते हैं, जो उनके वाहन में संबंधित कर्मचारी रहते हैं, स्कूल के कर्मचारी रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन, उनका चरित्र सत्यापन या वो किस तरीके की गतिविधियों में शामिल है, इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। उस घटना के लिए कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन को भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस स्कूल प्रबंधन से जुड़े किसी कर्मचारी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो है, भले ही स्कूल परिसर की घटना न हो, लेकिन स्कूल से जुड़े स्कूल कर्मचारी इस पूरी घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, स्कूल की जिम्मेदारी, स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां एमबीबीएस दूसरे वर्ष की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांटा गया। ये बड़ी खबर है रायपुर से। स्त्री रोग विभाग की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया। गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयुष विश्वविद्यालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया। अन्य विषयों की परीक्षा तय तारीख पर ही कराई जाएंगी। तो ये रायपुर से बड़ी खबर है, जहां एमबीबीएस दूसरे वर्ष की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया। दरअसल स्त्री रोग विभाग की परीक्षा में ये गलत प्रश्न पत्र बांटा गया है। गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। आयुष विश्वविद्यालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और अन्य विषयों की परीक्षा हालांकि तय तारीख पर ही कराई जाएगी। ये बड़ा मामला है। दरअसल रायपुर से ये बड़ी खबर है। एमबीबीएस दूसरे वर्ष की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, ये गलती नहीं बल्कि ब्लंडर है। गलत एमबीबीएस का एग्जाम और उसमें आप दूसरे किसी कक्षा के या दूसरे किसी पेपर को आप दूसरे किसी क्लास के बच्चों के लिए दे दें आंसर देने के लिए। प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा, ये गलती नहीं है, दरअसल ये ब्लंडर है। क्योंकि किसी दूसरे विषय के परीक्षा में दूसरे विषय का प्रश्न पत्र बट जाने का मतलब ही है कि दो विषय एक साथ प्रभावित हो गई। पहले एक जो जिस विषय का परीक्षा होना था और दूसरा जिस विषय का आपने प्रश्न पत्र बांट दिया। दोनों विषय को लेके अब बात ये निकल के आ रही है कि गोपनीयता
जिस तरह से प्रश्न पत्र की गोपनीयता परीक्षा के दिन ही खोली जाती है या वहीं पे प्रश्न पत्र का जो लिफाफा होता है वो खोला जाता है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से किसकी गलती से दूसरे विषय का प्रश्न पत्र बांटा गया जांच का विषय है। लेकिन कुल मिला के ये कि आयुष विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है कि आज एमबीबीएस दूसरे वर्ष के स्त्री रोग विषय के जो परीक्षा थे उसमें गलत पत्र बांट दिया गया, जिसके बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि अन्य विषय की जो परीक्षा है, अन्य विषयों की जो परीक्षा होगी वो किस समय पे होगी, उसमें क्या सतर्कता बरती जाए, क्योंकि आज बड़ी गलती जो है वो सामने उजागर हुई है। एक और सवाल ये भी है कि आने वाले समय में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, गलती ना हो, इसके लिए सरकार और विभाग क्या कदम उठाएगी ये भी आने वाले वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, इस बड़ी चूक के लिए शुरुआती तौर पर जिम्मेदार या किसकी लापरवाही नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार के जिम्मेदारों से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि सारी जो जानकारियां हैं वो मंगाई जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र जारी है और तमाम आला अधिकारी से लेकर मंत्री तक बजट सत्र में लगे हुए, इसलिए कॉलेज स्तर पे जो गलतियां हुई है, विश्वविद्यालय स्तर पे जो गलतियां हुई है, उसके लिए जानकारी मंगाई जा रही है कि क्या और कैसे गलतियां की गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और आगे किस तरह से इस पर निर्णय लिया जाएगा, तमाम चीज जांच के बाद ही तय की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन कई बार इन लापरवाहियों का खामियाजा अवधेश छात्र छात्राओं को ही भुगतना होता है, चूंकि अब आप कह भी रहे हैं, स्वाभाविक है कि 2 पेपर इससे प्रभावित होंगे, नई डेट आएंगी, नए सिरे से इनके एग्जाम होंगे, नया प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। अब कम से कम नुकसान तो छात्र छात्राओं का ही है यहाँ पर अवधेश। बिल्कुल, सीधे तो अब भी जो नुकसान है वो छात्र छात्राओं का है, उन लोगों का है जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि एक तरह से एक मानसिक दबाव भी रहता है परीक्षा का, और इस मानसिक दबाव के बीच अगर गलत प्रश्न पत्र बढ़ जाना और उसके बाद परीक्षा को निरस्त कर देना और अगली तारीख का ऐलान न करना, ये तमाम चीजें छात्र छात्रों को ही परेशानियों में डालने वाला है। विभाग की तरफ से गलती की गई, विश्वविद्यालय की तरफ से गलती की गई, सरकार इस पर जांच कर लेगी, क्या कार्रवाई करेगी भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक किसी व्यक्ति की गलती से जो नुकसान है वो तमाम छात्र छात्राओं का हो रहा है जो एमबीबीएस दूसरे वर्ष में स्त्री रोग विभाग का परीक्षा दे रहे थे। जी, सवाल इसलिए भी खड़ा होता है अवधेश कि ये कॉपी खोली गई होगी जहां से इस प्रोसेस में, मतलब छात्र छात्राओं के पास तक ये प्रश्न पत्र पहुंचने में कई प्रोसेस के बाद प्रोसेस से गुजरा होगा, तब जाकर छात्र छात्राओं तक पहुंचा होगा। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर इस गड़बड़ी को, गलती को नोटिस नहीं किया जा सका। बिल्कुल, देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि परीक्षा कार्य में विश्वविद्यालय का गोपनीय विभाग लगा रहता है, और गोपनीयता इतनी कि विश्वविद्यालय में गोपनीय विभाग में जो पदस्थ होते हैं, जिनकी ड्यूटी वहां पे तैनाती रहती है, उनके अलावा किसी और का आना जाना भी वर्जित होता है। ऐसे में एक विषय के प्रश्न पत्र का लिफाफा लेके उसे दूसरे को हैंड ओवर करना और उसके बाद उसको क्रॉस चेक करने के बाद 2-3 सक्षम लोगों के हस्ताक्षर के बाद ही प्रश्न पत्र का जो बंडल होता है, जो लिफाफा होता है, वो खोला जाता है। और ऐसे में गलतियां, इतनी बड़ी गलती कर दी गई, ये निश्चित तौर पे न केवल इससे विभाग बल्कि छात्र छात्राओं को भी परेशानियां हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि अब सरकार इस पे क्या करेगी, क्या निर्णय लेगी, क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में एक्शन क्या लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर खंडवा से है। खंडवा से बड़ी खबर, जहां अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई है। सट्टा कारोबारी रितेश गोयल का मकान बताया जा रहा है, जिसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने सर्वे के बाद ये कार्रवाई शुरू की है। कुछ दिन पहले रितेश गोयल गिरफ्तार भी किया गया था। तो खंडवा से ये बड़ी खबर है, जहां अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सट्टा कारोबारी रितेश गोयल का मकान, जिसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। अवैध तरीके से ये मकान बनाया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र नाथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी और कैसे इस मकान का निर्माण अवैध तरीके से कर लिया गया था? तब क्या प्रशासन और जो अमला है वो सो रहा था? जी प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा, सही सवाल किया आपने कि प्रशासन तब सोया हुआ नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई के रूप में इसको देखी जा रही है। ये जो परिणति है ये उसी का परिणाम है ये, क्योंकि ये जो सट्टा कारोबारी है ये भाजपा के एक बड़े नेता का इन पर बरहस था और उनसे जुड़े हुए थे।
तो चूंकि भाजपा का जब शासनकाल था तो इन्होंने अवैध निर्माण ऐसे कई जगह पे यहाँ पे इन्होंने अवैध रूप से मकान खड़े कर लिए हैं, जिसकी प्रशासन ने जो है ना चिन्हित भी कर लिया है ऐसे मकानों को, ऐसे संपत्तियों को, और एक एक करके उसको टारगेट करके उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अल्टीमेटम दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही रितेश गोयल पर एक बड़ी कार्रवाई सट्टे के क्रिकेट की खेल के दौरान करीब करोड़ों का सट्टा लेते हुए इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था और इन पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। रासुका लगाने की भी तैयारी इनकी जिला प्रशासन की तरफ चली है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में क्षेत्र में देखी जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त हरेंद्र, बेहद बड़ा निर्माण है। इतना बड़ा निर्माण अवैध तरीके से कर लिया गया। आप बता भी रहे हैं कि पिछली सरकार का किसी बड़े नेता के वरदहस्त ने हासिल था, उनका सहयोग हासिल था, और यही कारण था कि इन्होंने इस तरह के कई निर्माण किए। ये निर्माण तस्वीरों में दिख रहा है जैसे गिराया जा रहा है। और कौन कौन से ऐसे निर्माण हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने किया जो चिन्हित कर लिए गए, जिन पर भी बुलडोजर चल सकता है? हरेंद्र जी, प्रशांत बताना चाहूंगा कि जो बुलडोजर चलने की जिससे तैयारी है और किन किन नेताओं पर, किन किन कारोबारियों पर पहले तो प्रशासन ने इसकी चिन्हित, इसकी पुष्टि कर ली है, इसकी लिस्टिंग तैयार कर ली है, और बिना किसी सूचना के एक दिन पहले सूचना दी जाती है कि आपका यह अवैध निर्माण है, और उसके बाद अगले दिन अमला लेकर के यहाँ पे सभी डरे हुए समय में, क्योंकि अवैध कारोबार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं सबके जो है होश फाख्ता हो गए हैं प्रशासन की इस कार्रवाई से। सभी डरे और सहमे हुए हैं। ये जो रितेश गोयल के जो मकान है, ये इनका आशियाना था, ये इनका ड्रीम, इनका जो होम था इनका, ये करीब 4000 स्क्वायर फीट फैला हुआ था, और ये पूरा जो एरिया जो है यहाँ पे जो इसको तोड़ने की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। शाम तक मकान जो है ढा दिया जाएगा। प्रधान, शुक्रिया हरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खंडवा में अवैध निर्माण ढाया जा रहा है रितेश, क्योंकि बताया जा रहा है कि न केवल सट्टा से जुड़े हुए हैं बल्कि पिछली सरकार का भी इन्हें वरदहस्त प्राप्त था। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर अशोकनगर से, जहां निजी स्कूल की भारी लापरवाही सामने आई है। 12वीं की छात्रा का 10वीं का एग्जाम फॉर्म भर दिया गया। प्रवेश पत्र आने पर यह खुलासा हुआ। पेपर शुरू होने से कुछ समय पहले कलेक्टर ने इसमें हस्तक्षेप किया है। एमपी बोर्ड से व्हाट्सएप पर दूसरा प्रवेश पत्र आया है। स्कूल की लापरवाही से छात्रा का साल भी बर्बाद हो सकता था। आर्यमन सिंधिया स्कूल की ये छात्रा बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है अशोकनगर से, जहां इस निजी स्कूल की भारी लापरवाही सामने आई है। 12वीं की छात्रा का 10वीं के एग्जाम का फॉर्म भर दिया गया, यानी कि 12वीं में ये छात्रा पढ़ती है, और लेकिन उसका जो एग्जाम फॉर्म था वो 10वीं का भर दिया गया था। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर सागर से है, जहां बारिश से फसल बर्बाद हो गई है और मालाघाट के पास किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सागर से बड़ी खबर है। रविवार को ओले गिरने से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा था। मौके पर प्रशासन और भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। खुरई राहतगढ़ रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। बड़ी खबर है सागर से, जहां बारिश से फसल बर्बाद हो गई थी। मालाघाट के पास किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। रविवार को ओले गिरने से फसलों का नुकसान हुआ था और मौके पर प्रशासन और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खुरई राहतगढ़ रोड का ये मामला है। एक बार फिर आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल बारिश का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, और क्योंकि उनकी सुनवाई हुई नहीं, इसके बाद किसान नाराज हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। सागर से ये खबर है, जहां नाराज किसानों ने मालाघाट के पास चक्का जाम किया है। बराबर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। निर्भया के दोषी पवन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। दोषी पवन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ये बड़ी खबर है। निर्भया मामले से जुड़ी हुई निर्भया के दोषी पवन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगा। उतना ही नहीं, दोषी पवन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो एक एक कर निर्भया के दोषी कोर्ट पहुंच रहे हैं, और कुछ जो दोषी हैं उनके सभी जो विकल्प हैं वो खत्म हो चुके हैं। वहीं अगर पवन का हम जिक्र करें तो पवन ने
पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी, सुनवाई पूरी हो गई है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। प्रदेश में आयकर विभाग के छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह पत्र लिखा है। छापे की कार्रवाई को संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। सीएम ने संविधान में संघीय ढांचे का हवाला दिया है। सीएम रहते आपने भी बार बार संघीय ढांचे का जिक्र किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छत्तीसगढ़ में पड़े छापे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पत्र लिखा है। छापे की कार्रवाई को उन्होंने संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। सीएम ने संविधान में संघीय ढांचे का हवाला भी दिया है और ये भी लिखा है पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जब आप सीएम थे, सीएम रहते आपने भी बार बार संघीय ढांचे का जिक्र किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी को गुजरात का कार्यकाल याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आपने बार बार संघीय ढांचे का जिक्र किया है। और दरअसल छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है और उसी छापेमारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को खत लिखा है। खत में संघीय ढांचे का जिक्र किया गया है। यहां तक कि पीएम मोदी को गुजरात का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने भी बार बार संघीय ढांचे का जिक्र किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और ये पत्र दरअसल इनकम टैक्स के छत्तीसगढ़ में पड़े छापे के मद्देनजर लिखा गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी को संघीय ढांचे की याद दिला रहे हैं, संघीय ढांचे का जिक्र कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे आपने भी बार बार संघीय ढांचे का जिक्र किया है, यानी कि संघीय ढांचे का पालन हो। ये मकसद इस पत्र लेटर जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा गया है और इससे पहले पूरी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और यहां तक कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने संघीय ढांचे के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, संघीय ढांचे पर प्रहार का आरोप पूरी कांग्रेस पहले से ही लगाती रही, अब सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खत लिख दिया इस संबंध में। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आयकर की जो दबिश हुई है वो भी सरकार के उन करीबियों से जिनसे कहा जाता था कि वो सरकार चलाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे लोगों पे लगातार आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पहले राजभवन तक उन्होंने मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने। उसके दूसरे दिन जो वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख के पूरी व्यवस्था के खिलाफ केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए और अब इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने पत्र लिख के सीधे प्रधानमंत्री को कह दिया है कि संघीय व्यवस्था पे, संघीय ढांचे पे जो व्यवस्था है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रशांत, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केंद्र और राज्य के बीच लगातार दूरियां और तल्खियां देखने को मिली है, चाहे वो धान का मुद्दा हो, एथेनॉल बनाने की अनुमति का मुद्दा हो, जीएसटी के भुगतान का मुद्दा हो या फिर अब आयकर विभाग की दबिश का मुद्दा हो। तो कुल मिला के यह है कि आयकर विभाग के दबिश से न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल तेज है और यही वजह है कि प्रशासन के जो मुखिया है, सरकार के जो मुखिया है, उन्होंने पत्र लिख के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, पूरे कार्रवाई को संघीय व्यवस्था पे प्रहार और चोट बताया है। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, तो ये टकराव हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़ा हो। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां अतिथि विद्वानों ने फिर मुंडन कराया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान धरने पर बैठे हुए हैं। शाहजहानी पार्क में लगातार 84 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं ये अतिथि विद्वान। इससे पहले भी
मुंडन करा चुके हैं। एक बार फिर अतिथि विद्वानों ने विरोध में मुंडन कराया है। ये देख सकते हैं आप, महिला अतिथि विद्वान मुंडन कराते हुए इनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो भोपाल में शाहजहानी पार्क में लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं ये अतिथि विद्वान और एक बार फिर इन्होंने मुंडन कराया है। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर करीब 84 दिनों से इनका ये धरना लगातार जारी है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।